हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति और इस विषय में हम मुगल कालीन स्थापत्य पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 देखा था, आज हम पार्ट 2 में मुगल कालीन स्थापत्य के शेष स्थापत्य जैसा कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, ऐसे महत्वपूर्ण स्थापत्यों की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन वास्तुकला पार्ट 2। तो सबसे पहले हम जहांगीर काल की बात करते हैं। जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। क्या? जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा वो भी आगरा में, अनारकली का मकबरा श्रीनगर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, दिलकुशा बाग वो भी लाहौर में और शालीमार बाग कश्मीर आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ से दोस्तों कूट वाला क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? लाहौर में। तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में। तो यह सभी फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा वो भी आगरा में, अनारकली का मकबरा श्रीनगर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, दिलकुशा बाग वो भी लाहौर में और शालीमार बाग कश्मीर में है। तो आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। सही आंसर है ऑप्शन ए। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव है और इसी मुगल इमारत की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई है। इमेज में आप देख सकते हैं अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सिकंदरा में स्थित है और अकबर के मकबरे की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई है। एतमादुद्दौला का मकबरा वो कहां पर है? वो आगरा में है। इमेज में आप देख सकते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर? आगरा में। अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी के रूप में है एतमादुद्दौला का मकबरा और इसका निर्माण किसने करवाया था? मल्लिका ए आलम बोले तो नूरजहां। नूरजहां का एक और भी नाम था क्या? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा ने 1626 में इसका निर्माण करवाया था, जो मिर्जा ग्यास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। एक बार फिर से देखो कि अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी के रूप में है एतमादुद्दौला का मकबरा। इसका निर्माण मल्लिका ए आलम नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा ने 1626 में करवाया था, जो मिर्जा ग्यास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। और आगरा में यमुना किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में ही सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक, दोस्तों यह पित्रादुरा तकनीक क्या है? पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम, इसे कहा जाता है पित्रादुरा तकनीक। तो सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल इसी इमारत में किया गया था। किसमें? यह दोस्तों संगमरमर से निर्मित इसी इमारत में। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से देख लो। एतमादुद्दौला का मकबरा, सबसे पहले यहाँ पर पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। एक बार फिर से देखो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में ही सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और पित्रादुरा तकनीक पत्थरों पर जवाहरात जड़ने के काम को कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पेट्राड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा
पहली ऐसी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। आगरा में ये एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने बनवाया। तो नूरजहां का एक और नाम भी है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैंने आपको हाल ही में बताया। आगे बात करें तो मरियम उद जमानी का मकबरा, इमेज में आप देख सकते हैं, सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट जहांगीर ने एक बाग में इसे बनवाया। क्या? मरियम उद जमानी का मकबरा कहां पर है? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर के मकबरे के निकट जहांगीर ने एक बाग में इसे बनवाया और राजस्थानी प्रभाव वाले इस मकबरे को कुछ इतिहासकारों ने अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां हरखा बाई का माना है। क्या? यह मरियम उद जमानी का मकबरा दरअसल किसका माना जाता है? जहांगीर की मां हरखा बाई का माना जाता है। और जहांगीर ने मरियम उद जमानी की याद में लाहौर में भी मस्जिद बनवाई थी। एक बार फिर से देख लो, मरियम उद जमानी का मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट जहांगीर ने एक बाग में इसे बनवाया। राजस्थानी प्रभाव वाले इस मकबरे को कुछ इतिहासकारों ने अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां हरखा बाई का माना है और जहांगीर ने मरियम उद जमानी की याद में लाहौर में भी मस्जिद बनवाई थी। और शाहजहां काल की अब बात करें तो शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। क्या? यह शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल तथा पित्रा-दुरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया था। दोस्तों, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्लास 1, 2 या 3, 4 की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकल सकते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि मुगल स्थापत्य से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप नजर जमाइए रखिए और लास्ट तक यह वीडियो देखें। शाहजहां काल, शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल तथा पित्रा-दुरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया। और शाहजहां काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा और बुर्ज सब आदर्श संतुलन में उपस्थित हुआ और आगरा किले का पुनरुद्धार, शाहजहानाबाद, दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण तथा आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य संबंधी विशिष्ट देन है। यानी कि शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें निर्मित हुई? तो देखो, शाहजहां के काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा और बुर्ज सब आदर्श संतुलन में उपस्थित हुआ। आगरा के किले का पुनरुद्धार किया गया। शाहजहानाबाद, दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण तथा आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य संबंधी विशिष्ट देन है। चलिए आंसर बताइए, किसके शासनकाल में पित्रा-दुरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया? तो दोस्तों याद रखना, किसके? शाहजहां के शासनकाल में पित्रा-दुरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया। सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले की बात करें तो 7वीं दिल्ली को बसाने का श्रेय किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। यहाँ दोस्तों 7वीं दिल्ली यानी कि 7वीं बार दिल्ली को बसाया गया है, जिसका श्रेय जाता है शाहजहां को। और शाहजहां ने 1638 में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव किसने डाली थी? तो शाहजहां ने डाली थी। कहां पर? यमुना नदी के दाहिने तट पर, यानी कि जो पुरानी दिल्ली थी वहां पर 1638 में। और इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया। वर्तमान में भी चांदनी चौक बाजार है एवं बाजार के बीच से नहर निकाली गई जिसे नहर ए विहिस्त कहा गया। एक बार फिर से देखो कि 7वीं दिल्ली को बसाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने 1638 में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की नींव डाली और इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया
एवं बाजार के बीच से नहर निकाली गई जिसे नहर ए विहिस्त कहा गया। और शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला का निर्माण करवाया गया, जहां पर दोस्तों हम हमारा तिरंगा फहराते हैं, ऐसे लाल किले का निर्माण करवाया गया। तो देखो, शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला का निर्माण करवाया गया। 1648 में लाल बलुआ पत्थर निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवान ए आम, दीवान ए खास आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि दीवान ए आम, दीवान ए खास ऐसी महत्वपूर्ण इमारतें कहां पर है? तो याद रखना, दिल्ली के लाल किले के अंदर। चलिए आंसर बताइए। 7वीं दिल्ली को बसाने का श्रेय किसको जाता है? 7वीं दिल्ली को बसाने का श्रेय किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां पर इंडिया गेट को देख सकते हैं, आधुनिक वास्तुकला का एक उत्तम नमूना माना जाता है यह इंडिया गेट को। और इंडिया गेट दरअसल क्या है, कल मैंने दोस्तों यही बात की थी, क्या इंडिया गेट के बारे में बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाल किले में बनी दीवाने आम इमारत के स्तंभों पर बनी 9 द्वारों वाली लहरदार मेहराबों का एक कक्ष है, जिसका एक हिस्सा बंगाल शैली की छत से बना है। और इसी छत के नीचे तख्त ये ताउस से लगे हुए रंग महल का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिए किया गया था। एक बार फिर से देखो कि लाल किले में बनी दीवाने आम इमारत के स्तंभों पर बनी 9 द्वारों वाली लहरदार मेहराबों का एक कक्ष है, जिसका एक हिस्सा बंगाल शैली की छत से बना है। और इसी छत के नीचे तख्त ये ताउस से लगे हुए रंग महल का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिए किया गया था। तो दीवाने खास के अंदर की छत में चांदी, सोने एवं अनेक बहुमूल्य पत्थर तथा संगमरमर की मिली जुली सजावट की गई है। इमेज में आप देख सकते हैं दीवाने खास को। दीवाने खास के अंदर की छत में चांदी, सोने एवं अनेक बहुमूल्य पत्थर तथा संगमरमर की मिली जुली सजावट की गई है। और किले में बनी रंग महल इमारत को विभिन्न रंगों और शीशे से सजाया गया है, इसीलिए इसे शीश महल भी कहते हैं। क्या? दीवाने खास को विभिन्न रंगों और शीशे से सजाया गया है, इसीलिए दीवाने खास को शीश महल भी कहते हैं। और किले की पूर्वी दीवार में एक मुसम्मम बुर्ज है, जहां बादशाह आम जनता को दर्शन दिया करते थे। इमेज आप देख सकते हैं, क्या किले की पूर्वी दीवार में एक मुसम्मम बुर्ज है, यह मुसम्मम बुर्ज जहां से बादशाह आम जनता को दर्शन दिया करते थे। और लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसकी बाईं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने करवाया है। तो चलिए आंसर बताइए कि दिल्ली में लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए, जिन्हें सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया। और इस बाग का फव्वारा महत्वपूर्ण है। क्या? हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए, जिन्हें सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया। और इस बाग का फव्वारा महत्वपूर्ण है। महलों की पंक्तियों के दक्षिणी छोर पर बनी इमारत का नाम मुमताज महल रखा गया, जिसे अब पुरातत्व संग्रहालय बना दिया गया है। एक बार फिर से देखो कि हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए, जिन्हें सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया। इस बाग के फव्वारे महत्वपूर्ण है। महलों की पंक्तियों के दक्षिणी छोर पर बनी इमारत का नाम क्या? मुमताज महल रखा गया, जिसे अब पुरातत्व संग्रहालय बना दिया गया है। और अब दोस्तों ताजमहल की बात करते हैं। विश्व के 7 अजूबों में से एक यह ताजमहल। तो शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल कौन? अर्जुमंद बानो बेगम भी एक नाम है। तो उनकी याद में 1631 से 1653 के बीच यह ताजमहल बनवाया था। एक बार फिर से देखो कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। कहां बनवाया? आगरा में। आगरा में किस नदी के तट पर बनवाया है? यमुना नदी के तट पर।
और यह एक मकबरा है। क्या? ताजमहल एक मकबरा है और इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से लेकर 1653 के बीच बनवाया। तकरीबन 22 साल लगे, ऐसे हम यहाँ गैस कर सकते हैं। और विश्व प्रसिद्ध इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन मिलता है। क्या दोस्तों? यह जो ताजमहल है, ताजमहल में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन मिलता है। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत तैयार हुई। क्या? ताजमहल बनाने में दोस्तों 22 साल लगे। और डिजाइन किसने तैयार किया है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और किसके निर्देशन में यह ताजमहल बना है? उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में। और श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा, क्या? पित्राद्युरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। एक बार फिर से देखो कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 22 साल काम चला और तब जाकर यह इमारत तैयार हुई। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया। चलिए आंसर बताइए कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्राद्युरा, दोस्तों इंग्लिश में कहीं पर पित्राद्युरा लिखा है तो कहीं पर हिंदी में पित्राद्युरा लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई सजावट, इसे कहते हैं पित्राद्युरा। ओके। और पित्राद्युरा का आरंभ किसने किया? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना पित्राद्युरा का आरंभ किया है जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। और जहांगीर को कहां दफनाया गया था? तो जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में। कहां पर? लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है। और ताजमहल में आगे बात करें तो ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा, यानी कि ताजमहल बनाने में कहां कहां से प्रेरणा ली गई है? तो याद रखो डिजाइन और 4 बाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से, इस्लामिक सादगीयता के मामले में यह अकबर के मकबरे से, कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से, और संगमरमर एवं पित्राद्युरा तकनीक के इस्तेमाल में यह एतमादुद्दौला के मकबरे, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की, तो यह मकबरे से। और झील में भवन के छवि चित्रण, क्या? यह ताजमहल है। ताजमहल के आगे आपको पानी में दोस्तों ताजमहल दिखाई पड़ता है। तो झील में भवन के छवि चित्रण के मामले में यह सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे से प्रेरित रहा। एक बार फिर से देखो, ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा, डिजाइन और 4 बाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से प्रेरित रहा, इस्लामिक सादगीयता के मामले में यह अकबर के मकबरे से प्रेरित रहा, कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से प्रेरित रहा। तो संगमरमर एवं पित्राद्युरा तकनीक के इस्तेमाल में यह एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित, और झील में भवन की छवि चित्रण के मामले में यह सासाराम स्थित शेर शाह के मकबरे से प्रेरित रहा। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना शाहजहां। शाहजहां नामक शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। सही आंसर है शाहजहां। और ताजमहल के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की समस्त खूबियों से लैस है तथा यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक भी है। और यहाँ जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई तो भारत के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जुड़े हुए 4 वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की समस्त खूबियों से लैस है तथा यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक भी है। और पित्राद्युरा तकनीक यह इतालवी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। क्या? यह पित्राद्युरा यह एक इतालवी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। और यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त हुई और बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे शीर्ष पर पहुंचाया। क्या? यह पित्राद्युरा तकनीक
16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त हुई और बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे शीर्ष पर पहुंचाया। और सरल शब्दों में यह पत्थरों पर जड़ाव काम है जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बखूबी किया गया है। और दोस्तों आगे बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल की। तो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण औरंगजेब काल में मुगल वास्तुकला में ह्रास उत्पन्न हुआ और आगे भी यही निरंतरता जारी रही। क्या औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों इमारतों का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इमारतों का नाश हुआ है। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण औरंगजेब काल में मुगल वास्तुकला के ह्रास उत्पन्न हुआ और आगे भी यही निरंतरता जारी रही। बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में है और राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, तो इस दौर की प्रमुख इमारतें हैं। क्या औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी? तो बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में और राबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे हम मिनी ताजमहल भी कह सकते हैं, तो यह औरंगाबाद में स्थित है, जो औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख इमारतें। तो चलिए यह मिनी ताजमहल को देख सकते हैं जिसका नाम है राबिया उद दौरानी का मकबरा। तो यह मकबरा औरंगजेब की एकमात्र बेगम दिलरस बानो बेगम यानी कि राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया और इससे दक्कनी ताज यानी कि बीबी का मकबरा भी कहते हैं। क्या दक्कनी ताज भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है यह राबिया उद दौरानी के मकबरे को। एक बार फिर से देखो कि यह मकबरा औरंगजेब की एकमात्र बेगम दिलरस बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया। इससे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। चलिए आंसर बताइए, दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो बीबी का मकबरा किस शहर में स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और यह दोस्तों हम जो मिनी ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो मिनी ताजमहल के वास्तुकार अताउल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र था। अताउल्लाह और हंसपत राय ने यह बीवी के मकबरे का निर्माण किया, यानी कि वो प्रमुख वास्तुकार थे। दोनों के नाम याद रख लीजिए, एक था उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र अताउल्लाह और उनके साथ थे हंसपत राय, यह बीबी के मकबरे के प्रमुख वास्तुकार। और इसके निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, इमेज आप देख सकते हैं। और मकबरे के कक्ष की दीवारों और छतों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, किंतु इसमें ह्रास के लक्षण स्पष्ट दिखते हैं। आगे बात करें, औरंगजेब काल और उसके बाद के मुगल शासकों के दौर में बनी इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से महत्वहीन रही। सिर्फ एक स्थापत्य अच्छा रहा था, वो था सफदरजंग का मकबरा। अतः औरंगजेब का काल मुगल स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव साबित हुआ और मुगलों के बाद यूरोपीय कला शैली का भारत में प्रभाव बढ़ता चला गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मुगल सम्राट औरंगजेब का हमने जिक्र किया, तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। चलिए इसी पार्ट को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।